गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 9th क्लास की एसएस की बुक, जो भूगोल की बुक है, ज्योग्राफी की जो बुक है, उसका सेकंड लेसन भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक मीन्स फिजिकली भारत की जो आकृति है, स्थलाकृति है, वो कैसी है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के भू क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। यदि पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं तो पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जैसा कि पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने, जहाँ हरियाणा पंजाब क्षेत्र, हरियाणा पंजाब का, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र, ये जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हैं। जलोढ़ नाम से क्लियर है, जलोढ़ जल द्वारा बहाकर लाई गई मृदा। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों तथा चौड़ी घाटियों से बना है। वितरण की बात करें, भौगोलिक वितरण कैसा है? कहते हैं भारत में भौगोलिक आकृतियों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारत का मरुस्थल है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। सबसे पहले हिमालय की बात करते हैं, हिमालय पर्वत की बात करते हैं। कहते हैं भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिमी पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर की है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को तीन भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसतन ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे पर्वत शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय के कुछ ऊंचाई की बात करें, हिमालय पर्वत के जो पर्वत शिखर हैं उनकी बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, 8848 मीटर की ऊंचाई है इसकी। कंचनजंगा भारत में है, 8598 किलोमीटर की ऊंचाई है इसकी। मकालू पर्वत नेपाल में है। धौलागिरी पर्वत नेपाल में है, 8481 और 8172 किलोमीटर की लंबाई है इनकी, ऊंचाई है इनकी। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विविधताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृति है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पर अस्थिर भाग है, एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाते हैं। इसमें ऊंचे पर्वत, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। ये दिखाए गए हैं, देखिए, ये देखिए, ये एवरेस्ट के बारे में बात की गई है। ये कंचनजंगा पर्वत है। नंगा पर्वत भारत में है, 8126 किलोमीटर की। अन्नपूर्णा 8078, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ और गरुला मंदाता नेपाल, ये कुछ पर्वत श्रृंखला हैं। इस हिमालय पर्वत की चोटी की कुछ श्रृंखला हैं। ये महान हिमालय के वलय की प्राकृतिक असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। एवं हिमाचल या निम्न हिमाचल के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसतन चौड़ाई 50 किलोमीटर है।
जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय की कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर की है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियां द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियां बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से भी जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ये कुछ प्रसिद्ध दून ये दिखाया गया है। भारत का मैप देखिए, इसमें पामरी ग्रंथि कहाँ है, कुनलुन श्रेणी है, हिंदुकुश पर्वत है, काराकोरम पर्वत है, भारत का जम्मू कश्मीर का जो इलाका है आस्कर श्रेणी है, शिवालिक की श्रेणियाँ, हिमालय का जो पर्वत श्रृंखला की बात की गई है कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का इसका हिस्सा दिखाया गया है। ये बीच के पर्वत श्रृंखलाएँ ये दिखाए गए 1200 के पार ऐसे कलर में, 600 से 1200, 300 से इतना, ये दिखाया गया सारे का सारा मैप। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी की घाटियों और सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमश इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदी नेपाल का हिमालय एवं तीस्ता एवं दिहांग नदी असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम भी हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय का सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड्ड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल तथा पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों और अवसादी सैलों से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी हुई है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वांचल में पटकौई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। उत्तरी मैदानों की अगर बात की जाए, उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय की गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है भारत का। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हुई हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं और इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। भाई 2 नंबर के लिए क्वेश्चन देखिए, बॉक्स में दिखाया गया है। दोआब का क्या अर्थ है? 2 नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब। दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है 5 और आब का अर्थ है पानी, यानी कि 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में पंजाब का मैदान, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों से द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी एवं ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार गग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्यवस्था सामान्यतः इसके ऊंचावचों में बनी बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है कि इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतियां विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में बांटा गया है। नदियां पर्वत से नीचे उतरते समय
शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण करती हैं। इसे बाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस बाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं और इस पट्टी के दक्षिण में एक दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं जिसे तराई कहा जाता है। यह वन प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध करवाने के लिए जंगल को काट दिया गया था भाई। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात होती है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से बना हुआ है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को बांबर के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों में नए और युवा निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श है। प्रायद्वीपीय पठार जो हमारे दक्षिण में है। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टल अग्न्य और रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। यह पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलौई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और केन हैं। दक्षिण पश्चिम में पूर्व की तरफ बहती हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकरणी का अर्थ होता है भीड़ी, सिकुड़ती हुई, यानी कि कम चौड़ी। इस पठार में पूर्वी विस्तार को स्थानीय क्षेत्र में बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है भाई। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसमें चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाले श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार में स्थित है। फिर कहते हैं भाई इसका एक पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है जिसे स्थानीय रूप में मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया है। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमश पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। वे तट हैं उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। दर्रे एक ऐसे रास्ते, सूक्ष्म और तंग रास्ते होते हैं जहां जो पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भौर घाट और पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। आगे आएगा इसमें देखना। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसतन ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर की है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी के दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है। एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होते हैं। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिम घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है और इस भाग के शिखर ऊंचे हैं। कौन कौन से शिखर इसके ऊंचे, कौन कौन सी चोटियाँ हैं? अनाईमुड़ी 2695 मीटर की है। डोडा बेटा 2633 की है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी पर्वत है जो 1500 मीटर की है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय और जावेड़ी की पहाड़ी स्थित हैं। उडगमंडलम जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता था, कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ियाँ नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात करनी है। इसमें आपने प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। यस, काली मृदा जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दक्कन पठार। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसे शैल अग्न्य है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित
एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दक्षिण तक दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। भारतीय मरुस्थल, तीसरा पॉइंट इसका डिस्कस करेंगे। भारतीय मरुस्थल के बारे में अगर बात करें, कहते हैं अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल है। भारतीय जो मरुस्थल है राजस्थान में, उसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में भी कुछ सरिताएं दिखती हैं और इसके बाद ये बालू में विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक मार्क्स के लिए, एक नंबर के लिए। लूनी नदी यानी कि अकेली ऐसी कौन सी नदी है जो समुद्र में जाकर मिलती है? यह सबसे बड़ी नदी कौन सी है इस क्षेत्र की? लूनी। बरकान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। तटीय मैदान जो समुद्र के तटीय इलाके हैं। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियाँ का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई था गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान तथा दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार भी कहा जाता है। दक्षिण भाग में इसे कोरोमंडल कहा जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, वही ध्यान रखना। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, जो उड़ीसा में है आजकल। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। द्वीप समूह हम पहले देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत के 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात करना है। इसमें द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। भाई वेरी इंपॉर्टेंट, लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप कब रखा गया? जी आज हम लक्षद्वीप के नाम जानते हैं। यह लक्षद्वीप का प्राचीन नाम क्या था? लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था इन्हें पहले 1973 से। पहले 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से एक क्षेत्र में फैला हुआ है। कवारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। कवारती इसकी राजधानी कहा जाता है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्यों का निवास नहीं है, यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। यह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण के तरफ फैला द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुल और बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्य 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप और जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुववृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा घने जंगलों से आच्छादित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। भाई ध्यान रखना, सक्रिय ज्वालामुखी यानी कभी भी फट सकता हो। जो विभिन्न भूआकृतियाँ विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषता स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे से के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। यस, हमारे जो उत्तर पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ सबसे ज़्यादा अनाज पैदा होता है। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। इस लेसन से पहले लेसन में आप लोगों ने भारत की आकार स्थिति के बारे में पढ़ा होगा कि भारत की कितनी स्थल सीमा है, कितनी जल सीमा है, कितने पड़ोसी देश हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम कितनी है,
इसके मेन सेंटर्स कौन कौन से हैं, इसमें कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज हम उसके भौतिक स्वरूप की चर्चा की है आज की क्लास में हमने। अब है इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस दे रखे हैं। एक स्थलीय भाग को तीन ओर से समुद्र से घिरा है उसे कहते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। हमने पीछे लेसन जो पढ़ा है इसके अंदर सारे इन क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आप लोगों को। अगर आपने ध्यान से वीडियो को सुना तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट्स। अब इसके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर देने। 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन है। बाबर क्या है? हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताने हैं। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? भारत के उन द्वीपों के नाम बताओ जो प्रवाल भीति के हैं। बांबर और खादर में अंतर। बांगर और खादर, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट। भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचावच लक्षणों में क्या अंतर है? भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करें। ये है इसके अभ्यास के कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। अब है मैप के लिए। मैप मैंने आपको दिखाया था, पर्वत श्रृंखलाएँ K2 कंचनजंगा, नागा पर्वत, अनाईमुड़ी, पठार शिलोंग, छोटा नागपुर, मालवा और बुंदेलखंड, थार, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, गंगा यमुना दोआब और कोरोमंडल, ये मैप पर दिखाने हैं। सबसे पहले हमने मैप की बात की थी, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये दिखाया गया है। सबसे पहले मैप की बात कर लेते हैं। ये मालाबार तट है, कोरोमंडल है ये। फिर ये देखिए वो पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं इसमें, ये नदियों की बात की गई है इसमें। ये था स्टूडेंट आपका 9th क्लास से ज्योग्राफी का 2nd चैप्टर, भारत का भौतिक स्वरूप। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और इस लेसन से संबंधित सारी समस्याएं इसमें सॉल्व की गई हैं, आप उनको देखेंगे। धन्यवाद।